हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज रंजन और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन डीसी मशीन्स का। तो भाई डीसी मशीन्स के अंदर हम लोगों ने अभी तक टॉर्क इक्वेशन, ईएमएफ इक्वेशन, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर्स, यहाँ तक तो पढ़ा हुआ है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो आने वाला है। उससे पहले क्या प्रिपेयर करना है उसको देखेंगे। अब नेक्स्ट जो पार्ट आने वाला है आप लोगों के लिए, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर। लेकिन उससे पहले कुछ और छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं जो आपका जानना ज़रूरी है, जिसके बेसिस पर कैरेक्टरिस्टिक समझना इजी हो जाएगा, वो टॉपिक्स आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो आज की क्लास में क्या क्या कवर करेंगे एक बार जल्दी से देख लेते हैं। सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी बेसिकली 4 टॉपिक्स। 4 टॉपिक्स का कॉम्बिनेशन है जो हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। एक टॉपिक है कंपाउंडिंग इन द डीसी जनरेटर्स। आप लोगों ने लास्ट मशीन में पढ़ा हुआ था कि कंपाउंड डीसी मशीन, मैंने आप लोग को बताया हुआ था कंपाउंड डीसी जनरेटर क्या होता है। लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट का एस्पेक्ट देखे थे, क्यूमुलेटिव कंपाउंड एंड डिफरेंशियल कंपाउंड के फॉर्म में उसको वेरिएट करके पढ़े थे। ठीक है, तो इसको समझेंगे यहाँ डिटेल में। देन इसके बाद कंसेप्ट ऑफ डाइवर्टर रेजिस्टेंस। डाइवर्टर रेजिस्टेंस कहाँ यूज होता है, 1 लाइनर क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स के अंदर बस पूछ सकता है। डाइवर्टर रेजिस्टेंस का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डाइवर्टर रेजिस्टेंस का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, ये क्या होता है, ये क्योंकि आपके कोर्स का पार्ट है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन तो नहीं बनता है, बट हाँ एक सिंगल क्वेश्चन इससे बन सकता है, थ्योरेटिकल फॉर्म में इसको एक्सप्लेन करने बोलेगा। आर्मेचर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आप मशीन पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, बिना आर्मेचर रिएक्शन समझे कैरेक्टरिस्टिक्स समझना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक, तो ये 4 कंसेप्ट आज की क्लास में हम लोग डिस्कवर करेंगे, मस्त तरीके से उसको स्टडी करेंगे और उसके बाद फिर आपका डाउट क्लियरिंग करेंगे इस पे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज कंपाउंडिंग इन डीसी जनरेटर्स। डीसी जनरेटर में लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंपाउंड डीसी मशीन पढ़ा था। ठीक है, कंपाउंड डीसी जनरेटर। तो अब इसमें ये वर्ड आपके माइंड में आ रहा होगा कि कंपाउंड वर्ड क्यों यूज करते हैं हम लोग। तो लास्ट टॉपिक जो था हमारा दैट वाज कंपाउंड डीसी जनरेटर। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंडिंग इन डीसी जनरेटर्स या डीसी मशीन्स ओवरऑल। ये कंपाउंडिंग होती क्या है, क्या कंसेप्ट है कंपाउंडिंग का, और क्यों मैंने इसमें बोला था आपको कि कंपाउंडिंग में आगे चल के अंडर कंपाउंड, फ्लैट कंपाउंड एंड ओवर कंपाउंडेड कंडीशन भी हमको स्टडी करना है। तो ये सब कंडीशन क्या होती है, कहाँ से आती है। देखिए, जब आप एक कंपाउंड डीसी मशीन की बात करते हैं तो बेसिकली आप उसके अंदर सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग दोनों ही अज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट तो एकदम क्लियर है कि हम सबको पता है कि एक कंपाउंड डीसी मशीन के अंदर दोनों ही टाइप की फील्ड वाइंडिंग्स होती है। फील्ड हम लोग दोनों फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, सीरीज में भी और शंट में भी। तो आरएससी और आरएसएच दोनों का एस्पेक्ट जो है वो यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर शंट फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस को आरएसएच से शो करते हैं और सीरीज फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस को आरएसई से शो कर दिया। ठीक है, और ये हमारा एक्सटर्नल टर्मिनल है जहां से आउटपुट लेंगे हम लोग। तो लेट इट बी वीटी। बात कर लेते हैं जनरेटेड ईएमएफ की। सो दिस विल बी शोन विद ईजी। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। यहां से जो करंट निकल के जाएगी आर्मेचर करंट आई है, यहां से जो करंट जा रही है इसको हम लोग आईएससी लिखेंगे। इस तरफ जाने वाली करंट विल बी आईएसएच और इधर आने वाली करंट हो जाएगी लोड करंट आईएल। तो मोर और लेस ऐसा कुछ आप इसका सर्किट डायग्राम देख सकते हो। ठीक है, अब इस सर्किट डायग्राम में देखना क्या है वो मैं बता दूं आपको। जब हम कंपाउंडिंग की बात कर रहे हैं तो हम किसी चीज के इंक्रीज होने की बात कर रहे हैं। ठीक, अब यहां से जो भी कुछ होगा वो प्रैक्टिकल कंडीशन बेस्ड होगा। प्रैक्टिकल कंडीशन क्यों, प्रैक्टिकल कंडीशन इसलिए क्योंकि जब हम फील्ड डाइवर्टर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो वो प्रैक्टिकल केस में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, रियल में एक्चुअल मशीन के अंदर क्यों यूज करते हैं। फील्ड डाइवर्टर और कंपाउंडिंग का एक रिलेशन है प्रॉपर। क्या रिलेशन है उसको समझने के लिए एक छोटा सा केस लेते हैं। मान लीजिए कि ये जो आपकी जनरेटर है, ठीक है, इससे हमको रेटेड आउटपुट कितना चाहिए, इसको लिखना नहीं, ये सिर्फ आपको समझने के लिए। तो मैं बोलता हूं कि इफ वी रिक्वायर अ रेटेड आउटपुट ऑफ 200 वोल्ट, मान लीजिए 200 वोल्ट की रेटेड आउटपुट चाहिए मुझे इससे। ठीक है, ये कितना जनरेट कर रहा है, ईजी, एंड इफ ईजी इज 230 वोल्ट, मान लो 230 वोल्ट ये जनरेट कर रहा है। ठीक,
लेकिन चूंकि आपको पता है कि आर्मेचर का भी कुछ रेजिस्टेंस है, सीरीज फील्ड में भी कुछ रेजिस्टेंस है, ब्रश का ड्रॉप होना है, ये सब कुछ करके ड्रॉप जो है वो 40 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है। तो बताइए एक्सटर्नल टर्मिनल पे हमको पूरा रेटेड आउटपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो सिंपल सा मैथमेटिक्स है, सिंपल कैलकुलेशन है, आप देख ही सकते हो कि हमको चाहिए 200 वोल्ट का आउटपुट। हमारी मशीन ने जनरेट किया था 230 वोल्ट, ठीक है, लेकिन ड्रॉप हो गया 40 वोल्ट का, तो आउटपुट में कितना मिलेगा? 190, 190 वोल्ट यहाँ पे आएगा, विच इज लेस देन द रेटेड रिक्वायर्ड। रेटेड आउटपुट से कम है ना, 190, 10 वोल्ट कम पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए ये तो तब हुआ जब आपने रेटेड से ज़्यादा जनरेट किया। अब मान लीजिए जितनी रेटिंग की रिक्वायरमेंट है आप उतना ही जनरेट करते। अगर मान लो आपकी मशीन आप वो खरीद के लेके आते जो 200 वोल्ट जिसका ईजी लिखा होता है उसके लेबल पे, है ना, लिखा होता है कि ये मशीन 200 वोल्ट जनरेट करती है। तो आप सोचो कि जब यहाँ पे ड्रॉप होगा, यहाँ पे जब ड्रॉप्स होना शुरू हो जाएंगे तो उस ड्रॉप के बाद बचेगा क्या? 40 का ड्रॉप हो जाएगा तो 160 वोल्ट का आउटपुट मिलेगा आपको। तो और आपकी रेटेड की रिक्वायरमेंट कितनी है? 200 की, 40 वोल्ट कम हो गया यहाँ से, तो ये अनडिजायरेबल है, ठीक है। आप अगर जनरेटर लेकर के आते हो तो वो उसी हिसाब से होना चाहिए कि वो रेटेड लोड को तो फुलफिल कर सके एटलीस्ट। तो अगर आप उतने ही रेटिंग का जनरेटर उठा के ले आओगे तो वो जब जनरेट करेगा लॉसेस होंगे, तो आउटपुट में तो आपको उतना मिलेगा ही नहीं, उससे कम मिलेगा। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग कंपाउंडिंग इफेक्ट का यूज करते हैं, मशीन के अंदर कंपाउंडिंग क्रिएट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब ये कंपाउंडिंग का फंडामेंटल समझ में आ गया। हम लोग इस ड्रॉप को करना क्या है, मशीन वही है लेकिन इस ड्रॉप को कॉम्पनसेट करना है। क्या करना है? कंपनसेट करना है। इसी ड्रॉप को कंपनसेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? फील्ड डाइवर्टर रेजिस्टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो लिख देता हूं आगे थोड़ा सा। देन यूजिंग अ 200 volt rated EG will not create effective 200 volt output because of existing लॉसेस की वजह से ये वैसा आउटपुट नहीं क्रिएट करेगा जो हमको चाहिए, ठीक है। दस वी नीड कंपाउंडिंग। अब हमको यहां से कंपाउंडिंग करना पड़ेगा। क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? ज़्यादा जनरेट करवा दो, 250 वोल्ट की मशीन लेकर के आ जाओ आप, 240 वोल्ट का ईजी वाला मशीन जो है वो खरीद के ले आओ, ठीक है। तो ड्रॉप होने के बाद भी 200 वोल्ट मिल जाएगा आपको बाहर, वो तो ठीक है। बट एग्जैक्ट कैलकुलेशन ऑफ ड्रॉप्स और उसमें कुछ प्लस माइनस थोड़ा सा भी अगर हो गया तो कैसे मैनेज करेंगे? क्या हर बार एक नया डीसी जनरेटर खरीदने जाओगे क्या आप मार्केट में? नॉट पॉसिबल ना। तो आपको एग्जिस्टिंग वाले को ही कंपनसेट करना आना चाहिए। उसको कैसे कंपनसेट करेंगे अब उस तरीके पे बात करते हैं, ठीक है। कॉम्पेंसेशन ऑफ ड्रॉप वोल्टेज, compensation of drop voltage is done by connecting a variable resistor, ध्यान से देखिएगा, connecting a variable resistor in parallel with series field winding, and this resistor is known as इसी रजिस्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइवर्टर रेजिस्टेंस या फील्ड डाइवर्टर रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं? डाइवर्टर रेजिस्टेंस या फील्ड डाइवर्टर रेजिस्टेंस। पर्पस क्या होता है इसका? देखो अब हमको क्या चाहिए?
हमको पता है कि जनरेटेड ईएमएफ होती है फाई जेड एन पी डिवाइडेड बाई 60A, या हम लोग ये बोल सकते हैं कि ईजी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। ये कंडीशन तो क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। या एन पे कि रेवोल्यूशन आप कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक। फाई के ऊपर अगर प्रोपोर्शनल है तो फाई को बढ़ाते ही ईजी बढ़ जाएगा, ठीक। हमको चाहिए कि हमारा सेम जनरेटर 220 वोल्ट के लिए भी एप्लीकेबल हो, 230, 40, 50, 60 इन सभी के लिए हमारा वही जनरेटर एप्लीकेबल हो जो हम मार्केट से खरीद के लेकर के आए, ठीक है, जो 200 वोल्ट का रेटेड है। अब ये कैसे करेंगे हम लोग, ठीक। तो पहला कंडीशन तो ये है कि हम लोग स्लाइटली मोर नंबर ऑफ टर्न्स इस्तेमाल कर लेंगे, है ना, ज्यादा टर्न्स का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि हम पहले ही मैंने आपको ये चीज बताया हुआ है कि फाई एस इज इक्वल टू एन आई होता है ना, और फाई इज इक्वल टू एन आई डिवाइडेड बाई एस होता है। तो एस का मतलब रिलक्टेंस ऑफ अ मटेरियल, एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स है, ऊपर एन क्या था, रेवोल्यूशंस, आरपीएम था, रेवोल्यूशंस पर मिनट, ठीक। तो फाई जो है वो नंबर ऑफ कंडक्टर टर्न्स पर डिपेंड करता है। आप नंबर ऑफ कंडक्टर टर्न्स वहां इंक्रीज कर दोगे, फाई की वैल्यू बढ़ेगी, फाई बढ़ेगा तो जनरेटेड ईएमएफ वैसे ही इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। तो हमको पता है कि अगर 200 का रेटेड में लेकर के आया हूं तो उसमें से 40 लॉस होके 160 हो जाएगा, तो मुझे 240 जनरेट करना पड़ेगा कम से कम, सो दैट कि वो लॉस होने के बाद भी एग्जैक्ट रेटेड मुझे आउटपुट मिले। तो अब ये 240 कैसे जनरेट करवाऊं मैं उसी 200 के रेटेड वाली मशीन से, उसका तरीका हम लोग देख रहे हैं कि कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने लिखा कि एक डाइवर्टर रेजिस्टेंस हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। ये डाइवर्टर रेजिस्टेंस कैसे वर्क करेगा इसको समझेंगे। तो एक तो तरीका ये है कि स्लाइटली मोर नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग कनेक्ट कर दें फील्ड वाइंडिंग से। बहुत ज़्यादा नहीं कनेक्ट कर सकते क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगा, लेंथ इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो करंट को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो ये करंट रिड्यूस हो जाएगी तो फ्लक्स आप एन बढ़ा के जितना लाए थे फ्लक्स, आई कम होके उसका वापस हो जाएगा फिर से उतना ही। तो ये उतना बहुत इफेक्टिव नहीं है, बट हाँ थोड़े कुछ अमाउंट ऑफ एन को इंक्रीज कर देंगे क्रिटिकल रेजिस्टेंस की लिमिट से अंदर तक, ठीक। दूसरा चीज हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस को पैरेलल विद आरएससी कनेक्ट करना है। चलो इस सेटअप को समझिए कि ऐसा करने से होता क्या है। वेरिएबल रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद सीरीज फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस। चलो देखते हैं व्हाट इज दिस। अगर सपोज कर लीजिए कि यहां पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, लेट्स से यहां से, और ये वेरिएबल इन नेचर होगा, ठीक है। इसी को आरडी से डिनोट कर लो आप, दैट इज अ डाइवर्टर रेजिस्टेंस। तो यहां से आर्मेचर करंट निकली होगी आई ए, यहां से आई एस सी जा रही है और ये डाइवर्ट होकर के जा रही है। अब यहां से समझते हैं होगा क्या। इनिशियली रेजिस्टेंस की वैल्यू को हाई रखने से फायदा है कि लो रखने से फायदा है। देखो जब इसके साथ आप अगर सपोज कर लो आरडी को सीरीज में लगाते हैं तो सेम करंट जाती। अब यहां हम लोग करना क्या चाह रहे हैं, हम लोग करंट की मैग्नीट्यूड को चेंज करना चाह रहे हैं। हमको पता है एक चीज कि आरएसएच की वैल्यू आरएससी से बहुत बड़ी है, यहाँ ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है, एन की वैल्यू यहाँ हाई है, तो ज्यादा अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी यही बना रहा है, कौन, शंट। सीरीज के कंपैरिजन में ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड शंट फील्ड से हमको मिल रहा है, ठीक है। यहां से अगर हम लोग करंट को डाइवर्ट कर देते हैं तो क्या फायदा होगा। अगर हम लोग करंट डाइवर्ट करते हैं, ये डाइवर्टर का काम ही है करंट को, जो आर्मेचर से करंट निकल रही है उसको पूरी की पूरी आरएससी से ना भेज के डाइवर्टर के थ्रू भेजना। मान लो डाइवर्टर की रेजिस्टेंस को हम लोग रिड्यूस कर देते हैं, बहुत रिड्यूस, इवन स्मॉलर देन आरएससी, तो क्या होगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट इससे जाएगी आरडी से, ड्रॉप जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ड्रॉप यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा, थोड़ी करंट जो है वो आरएससी से जाएगी और बाकी की करंट जो है वो आउटपुट में मिलती रहेगी। तो फायदा कैसे होगा इससे ये बताओ। आरडी की वैल्यू को इनिशियली बहुत हाई रख दो आप, है ना। देखो लिखते हैं इसको, इनिशियली आरडी इज केप्ट वेरी हाई। क्या होगा इससे, डाइवर्टर रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई कर दो, क्या होगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट आईएससी जो होगी वो फील्ड से जाने लग जाएगी। तो क्या होगा इससे, देयरफॉर आईएससी विल इंक्रीज, यही होगा, शॉर्ट शॉर्ट में लिखते जाएगा। सीरीज से ज्यादा करंट जाएगी, आरडी से कम करंट जाएगी, ठीक है, यही होना है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, इससे क्या होगा, तो आरडी हाई हो जाएगा तो ज्यादातर करंट सीरीज फील्ड वाइंडिंग से गई, ज्यादा फ्लक्स बना, ठीक।
फाई एस सी की वैल्यू बढ़ेगी यहां से, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि फ्लक्स जो है इट इज गिवन एज इक्वल टू एन आई अपॉन एस। तो आप एन को बढ़ा दो, चलो नंबर ऑफ टर्न्स कुछ इंक्रीज कर दिया, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं। करंट तो इंक्रीज करते हैं ना, करंट को बढ़ा सकते हैं, एस कांस्टेंट है, एक्स एस फिक्स्ड है यहाँ पे, ठीक, उसमें कुछ नहीं चेंज कर सकते हैं अभी। तो हम लोग इन दोनों की ही बात कर रहे हैं सिर्फ इसलिए, ठीक है। तो करंट के बढ़ने से फ्लक्स इंक्रीज हुआ, कहाँ की करंट, सीरीज फील्ड वाइंडिंग की करंट, तो फ्लक्स कहाँ का इंक्रीज हुआ, फाई एस सी वहां से इंक्रीज हो गया, ठीक है। फाई एस सी इंक्रीज होने से क्या हुआ, फॉर क्यूमुलेटिव कंपाउंड, मैंने आपको वाइंडिंग के अरेंजमेंट के हिसाब से बताया था कि क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल में क्या डिफरेंस होता है। अगर वो आपको याद है, या अगर नहीं भी याद होगा तो नोट्स में 2-3 पेज पीछे जाएंगे तो वो मिल जाएगा, जहां मैंने 2 डायग्राम बनाया था, दोनों में वाइंडिंग शो किया था और बताया था कि क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल में टोटल फ्लक्स का क्या डिफरेंस होता है। क्यूमुलेटिव कंपाउंड के केस में हमको मिलता है कि टोटल फ्लक्स या फील्ड फ्लक्स जिसको आप बोलते हो, टोटल फ्लक्स मतलब फील्ड फ्लक्स है, फील्ड फ्लक्स इज गिवन एज फाई एस एच प्लस फाई एस सी। सीरीज फील्ड वाइंडिंग में बनने वाला फ्लक्स शंट फील्ड वाइंडिंग में बनने वाले फ्लक्स को सपोर्ट करता है, ऐड होता है उसके साथ। तो ओवरऑल फ्लक्स हमारी इंक्रीजिंग फॉर्म में दिखती है। जबकि डिफरेंशियल कंपाउंड मशीन के अंदर क्या होता है, डिफरेंशियल कंपाउंड में जो फील्ड फ्लक्स होती है ओवरऑल, उसमें से शंट फ्लक्स में से फाई एस सी यानी सीरीज फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर मैं क्यूमुलेटिव कंपाउंड में इसका इफेक्ट देखूंगा तो क्या होगा, क्यूमुलेटिव कंपाउंड में मुझे दिखा कि करंट बढ़ी यहां से सीरीज फील्ड वाइंडिंग से, शंट में कुछ नहीं कर रहा हूं, शंट में जितनी जैसी करंट जा रही थी वो तो अभी भी वैसी जाएगी, सीरीज फ्लक्स जो है वो इंक्रीज हो गई। अब सीरीज फील्ड वाइंडिंग की अगर फ्लक्स इंक्रीज हुई तो बताओ फाई एफ का क्या होगा, देयरफॉर इफ फाई एस ई इंक्रीजेस, देयरफॉर फाई एफ विल नाउ इंक्रीज। और आपको पता है कि अगर फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स इंक्रीज होता है, देयरफॉर ईजी विल ऑल्सो इंक्रीज, फाई जेड एन पी अपॉन 60 है। तो जनरेटेड ईएमएफ की वैल्यू बढ़ेगी, तो यही तो करना था हमको, 200 जो जनरेट कर रहा था उससे 230 जनरेट करवाना है, 240 जनरेट करवाना है। पॉसिबल है फील्ड वाइंडिंग में ऐसा चेंज करके, सीरीज फील्ड वाइंडिंग में चेंज करके मैंने सीरीज फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स इंक्रीज कर दिया। फ्लक्स इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली ईजी जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। मोर फ्लक्स, मोर नंबर ऑफ टर्न्स, हायर ईएमएफ, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या सिनारियो होगा, अच्छा डिफरेंशियल के लिए देखो यही चीज, मान लो, वैसे तो डिफरेंशियल के लिए नहीं लिखना चाहिए, कंपाउंडिंग केवल क्यूमुलेटिव कंपाउंड मशीनों में होती है, डिफरेंशियल में क्यों नहीं होती कोई पूछेगा तो उसका रीजन बता रहा हूं आपको। यही चीज आप डिफरेंशियल के लिए लिखो, फॉर डिफरेंशियल कंपाउंड। तो यहां के अरेंजमेंट के हिसाब से मैंने जो आपको बताया था उसके हिसाब से आप लिखेंगे, यहां पे फाई एफ क्या होता है, फाई एफ का मतलब फील्ड फ्लक्स है, फील्ड वाइंडिंग जितनी भी प्रकार की फील्ड आपने लगा के रखा है सीरीज में शंट में, सब मिलकर कैसा आउटपुट प्रोवाइड करें, कितना फ्लक्स बना रहे हैं। तो यहां पर ना सब्ट्रैक्टिंग नेचर का होता है, फाई एस एच माइनस फाई एस सी। तो यही फील्ड डाइवर्टर रेजिस्टेंस जो मैंने लगाया, इसके केस में क्या हो रहा है कि इनिशियली इसकी वैल्यू को बहुत हाई रख दिया मैंने, तो क्या हुआ, ज्यादा करंट इससे जाने लग गई, किससे, आरएससी से, आरएससी से ज्यादा करंट जाने लग गई तो क्या हुआ, फाई एस सी बढ़ गया, फाई एस सी बढ़ा तो उससे क्या हुआ, फाई एस सी बढ़ने से क्यूमुलेटिव के अंदर फील्ड फ्लक्स बढ़ गया। लेकिन डिफरेंशियल के अंदर क्या हुआ, तो देखो हियर व्हेन फाई एस सी इंक्रीजेस thus phi f reduces, and if phi f reduces then generated EMF will also reduce। और रिक्वायरमेंट क्या थी, 200 वोल्ट जनरेट करता हुआ मशीन 240 जनरेट करे, ये रिक्वायरमेंट थी। आपने क्या कर दिया, 200 वोल्ट जनरेट करते मशीन को 160 पे ले आए। ये डिफरेंस समझ में आया क्या हुआ। तो इसी वजह से डिफरेंशियल कंपाउंड के लिए ये मेथड नहीं है, डिफरेंशियल कंपाउंड के लिए ये मेथड नहीं है। सो लिखेंगे दिस शोज दैट compounding
not suitable for differential compound DC machines। ये सारी जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सब एकदम इन डेप्थ वाली चीज़ें हैं, बहुत कंसेप्चुअल है, बहुत इन डेप्थ चीज़ें हैं, लेकिन पढ़ने में इतना होगा कि कंसेप्ट में क्लैरिटी बहुत ज़बरदस्त आएगी, बस पढ़ते जाना सीक्वेंस में, ठीक है। तो दिस शोज दैट द कंपाउंडिंग इज नॉट सूटेबल फॉर द डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मशीन्स। डिफरेंशियल कंपाउंड के लिए नहीं होता ये सब कुछ, ये जो फील्ड डाइवर्टर वगैरह पढ़ रहे हैं दैट इज ओनली सूटेबल फॉर क्यूमुलेटिव कंपाउंड, ठीक है। तो अब क्यूमुलेटिव कंपाउंड में यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई हम लोग डाइवर्टर रेजिस्टेंस यूज करके जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो जनरेटेड ईएमएफ है उसको बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने के बाद क्या सिचुएशन आती है अब आगे बात करते हैं। सो आगे लिखेंगे इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव कंपाउंड। अब तीन चीज हो सकती है इन द केस ऑफ क्यूमुलेटिव कंपाउंड। अब आगे चलते हैं। मान लो एक कंडीशन ये अराइज होता है, केस वन, इफ जनरेटेड ईएमएफ मैं सपोज कर लो 250 वोल्ट जनरेट कर दिया, ठीक। मेरी मशीन 200 की थी, मैंने कंपाउंडिंग किया 250 जनरेट करने लग गई, लेकिन लॉस तो 40 का ही हो रहा है, 40 वोल्ट्स का ही केवल लॉस हो रहा है, वहां पे ड्रॉप हो रहा है। तो आउटपुट क्या मिला? 210। चाहिए कितना था? 200। एक्स्ट्रा जनरेट कर दिया ना, वो 210 में 10 वोल्ट एक्स्ट्रा हो गया आपके पास। ऐसी अगर मशीन है आपकी जो एक्स्ट्रा जनरेट कर रही है, लॉसेस काटने के बाद भी जो बच रहा है दैट इज हायर एज कंपेयर टू द रिक्वायर्ड वन, तो ऐसी मशीनों को हम लोग ओवर कंपाउंडेड मशीन बोलते हैं, ठीक है। सच टाइप ऑफ मशीन्स आर नोन एज ओवर कंपाउंडेड मशीन, ठीक है। सो इफ the EG is increased such that the VT becomes greater than the required output, then this machine is known as over compound. ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर। ओवर कंपाउंडेड कंडीशन किसको बोलते हैं, ये कंडीशन अब आप समझ जाओगे। एग्जाम्पल क्या दिया मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि इसका लिख देता हूं मैं यहाँ पे एग्जाम्पल। इफ EG इज 250 वोल्ट्स, रेटेड था 200 वोल्ट्स, ठीक है, एंड ड्रॉप जो हो रहा है वो 40 वोल्ट का है, दस VT कितना निकल के आएगा यहाँ से? टोटल जनरेटेड में से 40 वोल्ट माइनस कर दीजिए तो आपके पास कितना बचेगा? VT 210 वोल्ट का, जबकि रेटेड कितना है? 200 वोल्ट का, ठीक है। देयरफॉर VT इज नाउ ग्रेटर देन द रेटेड वन, सो दिस सिचुएशन इज फॉर ओवर कंपाउंड। ये ओवर कंपाउंड की कंडीशन आ गई यहां से, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे मशीन हमारा ओवर कंपाउंडेड स्टेट पर है, ठीक है। अच्छा, और ये सब कुछ कंट्रोल करने के लिए ना आपके पास ये रेजिस्टेंस है, फील्ड डाइवर्टर रेजिस्टेंस। सेकंड, फ्लैट कंपाउंड कब होगा? सेकंड कंडीशन जिसको हम लोग बोलते हैं कि हमारी मशीन फ्लैट कंपाउंडेड है, कब सिचुएशन ये अराइज होगी? व्हेन EG is increased such that VT equals the rated output. VT becomes equal to rated
आउटपुट रिक्वायर्ड, जो हमारा रिक्वायर्ड रेटेड आउटपुट है उसके बराबर आ जाए, इवन आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द लॉसेस, सब्ट्रैक्टिंग द ड्रॉप पोटेंशियल, ड्रॉप माइनस करने के बाद भी। सो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैट कंपाउंडेड। फ्लैट कंपाउंडेड मतलब इसका एग्जांपल देखें। एग्जांपल ये है कि अगर मान लीजिए आपका ईजी जो है वो 240 वोल्ट है, ठीक है, आपका जो रेटेड था, रेटेड उतना ही है 200 वोल्ट का, और लॉसेस कितने की हैं, लॉसेस या ड्रॉप्स बोल लो आप इसको, ड्रॉप्स है 40 वोल्ट का, ठीक है। तो अगर हमको VT की बात करनी है तो VT कितना बचेगा, टर्मिनल पे कितना पोटेंशियल आएगा आउटपुट में, 240 माइनस 40, टोटल कितना बचा, 200 वोल्ट, विच इज इक्वल टू दैट रेटेड वन। तो ये कैसा कंपाउंडिंग देगा, ये हमको फ्लैट कंपाउंड कंडीशन देगा, ठीक है। फ्लैट कंपाउंड बोलते हैं, लेवल कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। तो जनरेटेड वोल्टेज इक्वल टू द रेटेड वोल्टेज, सिंपल सी बात है। हमारा जनरेटेड तो अब यही होगा ना जो आउटपुट में हमको दिख रहा है, तो जो जनरेट हुआ 200 वोल्ट वो आउटपुट के बराबर है, ठीक। तो उस कंडीशन पे हम लोग बोलेंगे कि ये फ्लैट कंपाउंडेड मशीन है, ठीक है। और अगर तीसरा कंडीशन लास्ट एक लिख लेते हैं इसके अंदर, पॉइंट सी, जिसको बोलते हैं अंडर कंपाउंड। कौन सी कंडीशन है ये, दिस इज अंडर कंपाउंड। अंडर कंपाउंडेड कब बोलेंगे, अब ये तो आप समझ चुके होंगे यहां तक। इफ EG is increased such that after subtracting the drops, if output is less than rated, then the machine is under compounded, then the machine is under compounded, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले लें इसका फिर से, ये एग्जाम्पल आपके समझने के लिए बता रहा हूं कि इफ EG, मान लो हम लोगों ने 230 वोल्ट जनरेट किया, हमारा यहां से रेटेड कितना है, रेटेड वही सेम 200 वोल्ट है, और ड्रॉप्स कितने की है, ड्रॉप्स भी उतनी है 40 वोल्ट की, इतना ही ड्रॉप्स हो रहा है। सो देयरफॉर वी विल से कि यहाँ से VT कितना आया, 230 माइनस 40, 190 वोल्ट, विच इज लेस देन रेटेड। 200 वोल्ट की रिक्वायरमेंट थी और आपने 200 से कम का आउटपुट प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। सो दिस कंडीशन इज अंडर कंपाउंडेड। तो समझ जाएंगे तीनों की तीनों कंडीशंस, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा तो ये तीनों की कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ होती है, तो एटलीस्ट पहले से आपको ये तीनों का बेसिक कंडीशन तो पता रहना चाहिए। तो व्हेन VT इज ग्रेटर देन V रेटेड तो ओवर कंपाउंड, इक्वल टू V रेटेड फ्लैट कंपाउंड, और लेस देन V रेटेड अंडर कंपाउंडेड मशीन, ठीक है। तो ये चीज समझ जाएंगे। तो कंपाउंडिंग के समय क्या सीन है, कंपाउंडिंग के समय फ्लक्स का क्या सीन होता है, देखिए ड्यूरिंग कंपाउंडिंग, अब सारी बातें सिर्फ क्यूमुलेटिव कंपाउंड के रिस्पेक्ट में चल रही हैं, ठीक है। डिफरेंशियल की बात ही नहीं कर रहे हम लोग, क्योंकि डिफरेंशियल पहले ही इस लीग से बाहर हो चुका है कि उसमें कंपाउंडिंग ही नहीं करना है हमको। तो ड्यूरिंग कंपाउंडिंग फाई SC की वैल्यू ग्रेटर देन फाई SH हो जाएगी, याद रखने वाला पॉइंट है। फाई SC की वैल्यू ग्रेटर देन फाई SH, एक तो नंबर ऑफ टर्न्स वहां बढ़ा दिया, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो हम लोगों ने वहां पे इंक्रीज कर दिया, तो ये कंडीशन हमको दिख गई, ठीक है। डिफरेंशियल के केस में कंपाउंडिंग नहीं करते हैं, तो ये सीन मैंने बता दिया। तो यहां से दो कंसेप्ट आपका पूरा होता है, एक हो गया कंपाउंडिंग का कंसेप्ट और दूसरा हो गया फील्ड डाइवर्टर रेजिस्टेंस का कंसेप्ट। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड टॉपिक हमारा क्या है, चलो टॉपिक नंबर 3 की बात करते हैं। कंपाउंडिंग पढ़ लिया हम लोग यहां तक, कंसेप्ट ऑफ डाइवर्टर रेजिस्टेंस हो गया। अब बात करेंगे अबाउट द सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर।
ये क्या होता है और इसका क्या एग्जिस्टेंस है? सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। एक्साइटेशन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एक्साइटेशन? एक्साइटेशन मतलब किसी भी एक्शन को होने के लिए प्रेरित करना, किसी भी एक्शन को होने के लिए सपोर्ट करना, उस एक्शन को होने के लिए फोर्स करना किसी चीज को। ठीक है, जब हम जनरेटर की बात करते हैं तो वहां क्या एक्शन चाहिए? ईएमएफ का इंड्यूस होना एक एक्शन है। जब हम मोटर की बात करते हैं तो वहां एक्शन क्या है? टॉर्क मिलना, आउटपुट में शाफ्ट का रोटेशन होना, दैट इज द एक्शन। ठीक है, तो इस एक्शन को होने के लिए क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है? उस चीज को फोर्स करके जल्दी करवाओ। ठीक है, ओके डन। तो अब मशीन के केस में जब आप सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर की बात करते हो तो यहाँ एक्शन क्या है? एक जनरेटर क्या करता है? ईएमएफ इंड्यूस करके देता है। तो ईएमएफ जल्दी इंड्यूस करके दे, इसका कोई तरीका करो आप। ठीक है, ये चीज आपको सोचना है। तो उसी को एक्साइटेशन बोलेंगे। अब वो ईएमएफ जल्दी और प्रॉपर इंड्यूस करके दे, उसके लिए क्या चाहिए होता है? हमको फील्ड चाहिए होता है। फील्ड जब तक नहीं क्रिएट करेंगे तब तक ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं हो सकती, चाहे हम बाहर से कितना भी प्राइम मूवर को घुमाते रहें। ये बात मैंने स्टार्टिंग में ही आपको वर्किंग के समय समझाया था। ठीक है, तो आप ये चीज समझ गए होंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, एक्साइटेशन देने के लिए फील्ड की जरूरत होती है। और फील्ड कहां से आता है? फील्ड वाइंडिंग से। शंट था तो पैरेलल में फील्ड वाइंडिंग थी, सीरीज था तो आर्मेचर के साथ सीरीज में फील्ड वाइंडिंग थी, और कंपाउंड था तो दोनों ही टाइप की वाइंडिंग लगी हुई थी। ठीक, लेकिन अब इसका नाम क्या है? सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। सेपरेटली एक्साइटेड मतलब ये सेपरेटली हम लोग फील्ड वाइंडिंग प्रोवाइड करेंगे। मशीन के अंदर फील्ड वाइंडिंग नहीं अवेलेबल होगी, कहीं और से फील्ड वाइंडिंग आएगी। फील्ड वाइंडिंग मतलब फील्ड कहीं और से क्रिएट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? लिखेंगे हियर द एक्साइटेशन। तो आप समझ जाएगा कि जब भी एक्साइटेशन की बात होगी ना तो हमेशा फील्ड की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, हियर द एक्साइटेशन इज प्रोवाइडेड externally. Here the excitation is provided externally using a separate field winding and supply. अब आप सोच रहे होगे जनरेटर है, इसमें फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई क्यों देना पड़ता है ना? जनरेटर को सप्लाई, जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई क्यों दे रहे हैं हम लोग? चलो मैं आपको सेटअप से बताता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखिए यहाँ पे, तो अब चक्कर ये है कि इस बार आपकी जो जनरेटर है ना उसके अंदर खुद का फील्ड कुछ भी नहीं है, जो भी है उसके अंदर केवल आर्मेचर है, फील्ड नहीं है इस बार। तो आर्मेचर की रेजिस्टेंस तो होगी, आप यहाँ से आर्मेचर रेजिस्टेंस वगैरह सब अज्यूम कर लो। लेट्स से ईजी होगा, आरए होगा, यहाँ से आर्मेचर की करंट भी जा रही होगी, आउटपुट होगा तो आउटपुट होगा वहां पर। ठीक है, और यहां से ना आरएफ लिख लेता हूं मैं। दिस विल बी आवर फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस। ये हमारा फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है। तो इसमें देने वाली सप्लाई जो है इसको आईएफ लिख लेता हूं। एक्सटर्नल सर्किट है ये। यहां से इनपुट दूंगा डीसी इनपुट। ठीक है, और यहां से जो आउटपुट निकल के आएगा दैट विल बी वीटी एन आई एल। तो अब समझ गए इसका सेटअप कैसा होगा। यहां से अगर मैं प्राइम मूवर, कोई मुझसे पूछे कि प्राइम मूवर सर कहां से है, तो इस मशीन में यहां से प्राइम मूवर लगी होगी, इसके हेल्प से हम लोग घुमाएंगे। लेकिन फील्ड इस बार बाहर से आएगा, दूसरी वाइंडिंग के थ्रू आएगा, और वो वाइंडिंग लोकली सप्लाइड होगी। उसको लोकली मैं कुछ ना कुछ स्मॉल अमाउंट का इनपुट दूंगा ताकि फील्ड क्रिएट हो। अच्छा, आप बोलोगे कि सर यहाँ पे भी तो हम लोग यहाँ पे रेसिडुअल मैग्नेटिज्म क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, करो, करना ही है। बल्कि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म आप डेफिनेटली क्रिएट कर दो इसके अंदर। बट सीन क्या है, उस रेसिडुअल मैग्नेटिज्म से अगर आपकी मशीन का जनरेशन देखोगे तो 2 से 8 वोल्ट ही जनरेट करेगी, अभी भी उससे ऊपर नहीं जनरेट करेगी। आपको वोल्टेज बिल्डअप करना पड़ेगा, और वोल्टेज बिल्डअप कैसे होगा? जब आप इस फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करोगे। पहले कैसे करते थे? पहले इनबिल्ट सिस्टम था, सेल्फ रेगुलेटेड सिस्टम था, तो वहां पे जो आर्मेचर से करंट निकलती थी उसी का यूज करके हम लोग थोड़े नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दिए वाइंडिंग में, है ना, फील्ड के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दिए, और करंट जो निकल के आ रही है उसी में नो लोड या ऑन लोड कंडीशन लगा के हम लोग
शंट फील्ड या सीरीज फील्ड के अंदर जाने वाली करंट को बढ़ाते थे और ओवरऑल फ्लक्स बढ़ती थी तो ईजी बढ़ जाता था। यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है, यहाँ ये सब कुछ नहीं करना है। डायरेक्टली आप एक डीसी इनपुट यहाँ पे प्रोवाइड करोगे, ये सप्लाई जो है, इस सप्लाई की वजह से फ्लक्स इंक्रीज होगी। कौन सी फ्लक्स निकल के आएगी यहाँ से? इस सप्लाई की वजह से हमको यहाँ से मिलेगा फील्ड फ्लक्स पाई एफ। ये फील्ड फ्लक्स जो होगा, इसके इफेक्ट के अंदर आपका जनरेटर जो है उसके आर्मेचर कंडक्टर्स घूमेंगे, और जब आर्मेचर कंडक्टर्स रोटेट करेंगे तो ईएमएफ ईजी बना करके देंगे। ड्रॉप्स क्या क्या होगा इसके अंदर ये बताइए? क्या इस बार सीरीज फील्ड या शंट फील्ड वाला कोई चक्कर है? क्या है ही नहीं, एक्सटर्नली सप्लाइड है ये तो इसके अंदर का ड्रॉप सिर्फ एक ही ध्यान देना है आपको, आर्मेचर की अपनी रेजिस्टेंस और ब्रश, बस इसी की वजह से जो ड्रॉप होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये तो एक्सटर्नल सर्किट है, ये आपका मेन सर्किट है मशीन का, ठीक है। तो इसका जनरेटेड ईएमएफ कैसे शो करोगे आप? जनरेटेड ईएमएफ कैसा शो होगा इस बार? ये हो जाएगा EG इज इक्वल्स टू VT प्लस IARA प्लस VB। कई बुक्स में 2VB लिखते हैं, हम लोग जब VB लिख रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग VB टोटल को शो कर रहे हैं, टोटल ब्रश ड्रॉप वोल्टेज, ठीक है। 2VB भी आप लिख सकते हो कि एक ब्रश में अगर 1 वोल्ट है तो 2 ब्रश में 2 वोल्ट होगा, या VBT लिख सकते हो आप, VB टोटल। टोटल का मतलब ऑलरेडी हम लोग दोनों ब्रश को कंसिडर कर रहे हैं एक साथ, ठीक है। तो वो लिखने का फर्क है, चीज वही है। डन। फील्ड के बारे में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, और ब्रश ड्रॉप पोटेंशियल भी जो है दैट इज ऑप्शनल। तो इस फॉर्म में आप इसको डिनोट कर सकते हो, ठीक है, कि VT प्लस IARA प्लस VB। तो ड्रॉप के फॉर्म में हमारे पास सिर्फ IARA का ही ड्रॉप है, और ब्रश ड्रॉप अगर दिया है तो है, नहीं तो वो भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ना रेसिडुअल फ्लक्स का कोई सीन नहीं रहता है, तो लिखेंगे फील्ड वाइंडिंग is separately excited by a DC source. Thus, no need of residual flux. ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है एक्सटर्नल एक्साइटेशन प्रोवाइड करने का। एक्सटर्नल एक्साइटेशन देने से ये फायदा होता है कि आप ना एक्साइटेशन लेवल कंट्रोल कर सकते हो, मतलब फ्लक्स कंट्रोल कर सकते हो। तो उधर फ्लक्स मतलब डीसी इनपुट जो आप प्रोवाइड कर रहे हो इस जनरेटर को, इसको चेंज करके आप 5F को बढ़ा सकते हो, और 5F बढ़ाओगे तो ईजी कंट्रोल हो जाएगा वहां से। कैसे कंट्रोल होगा? देखो, ईजी होता है 5ZNP डिवाइडेड बाई 60A। अब फ्लक्स के ऊपर टोटल कंट्रोल है मेरा, मतलब मैं नंबर ऑफ टर्न्स मुझे बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो डीसी इनपुट को बढ़ा दूंगा। अभी जो मान लो 5 वोल्ट का इनपुट दे रहा था, उसको मैं बढ़ा के 50 वोल्ट का इनपुट कर दूंगा। बस एक ही बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो वायर होगा, कंडक्टर होगा, वो उस 50 वोल्ट की जो सप्लाई है उसको झेल सके। तो वो तो हमारे हाथ में, और मशीन में तो कोई बर्डन होना नहीं है, ये तो एक्सटर्नल सर्किट है। एक्सटर्नल सर्किट तो कांस्टेंट रहेगा, स्टेशनरी रहेगा, मशीन का वजन थोड़ी ना बढ़ाएगा, मशीन तो फ्री है, ठीक है। मशीन में अब केवल आर्मेचर का टेंशन है। ये फील्ड का जो सेगमेंट है वो तो एक्सटर्नल सर्किट से जुड़ा हुआ है, तो इसको तो जितना हैवी कंडक्टर लगाना है लगा लो, उसको घूमना थोड़ी ना है। तो आप हैवी कंडक्टर लगा लो, ज्यादा वोल्टेज का इनपुट प्रोवाइड करो, IF की वैल्यू को इंक्रीज कर दो, है ना। IF को आप इंक्रीज कर दो, IF जो पहले 2 एम्पियर जा रहा था अब 20 एम्पियर भेजो, क्या दिक्कत है? 5F तो वैसे ही इंक्रीज हो जाएगा। तो फ्लक्स को कंट्रोल करने के लिए आपके मशीन का लोड बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बर्डन नहीं इंक्रीज होगा। पुराने मशीनों में, सीरीज में, शंट में या कंपाउंड में, आपको अगर फ्लक्स इंक्रीज करना होता तो या तो नंबर ऑफ टर्न बढ़ाते, नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने से भी वो मशीन के अंदर का ही बर्डन इंक्रीज हो रहा है, या फिर आप करंट भेजते, ज़्यादा करंट भेजोगे तो कंडक्टर उतना हैवी होना चाहिए जो उस हैवी करंट को झेल सके, क्योंकि हीट भी तो डिसिपेट होगा ना। हैवी करंट भेजोगे तो I2RT के हिसाब से, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के हिसाब से हीट जनरेट करेगा। तो अगर पतली वायर्स यूज करोगे तो वाइंडिंग वायर जल जाएगी पूरी। उससे बचाने के लिए आपको हैवी कंडक्टर लगाना पड़ता है, और हैवी कंडक्टर लगाते तो अगेन उस मशीन का कॉस्ट इंक्रीज होता, उस मशीन का वजन इंक्रीज होता, ज़्यादा बल्कि बड़ी मशीन बन जाती। लेकिन जब आप एक्सटर्नली एक्साइटेड या सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर यूज करोगे
तो मशीन का बल्कनेस जो है वो कम हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये बर्डन, फील्ड का बर्डन जो है वो आप एक्सटर्नल सर्किट के ऊपर छोड़ सकते हो। तो आपकी मशीन बहुत कॉम्पैक्ट और स्मॉल साइज में भी आप चाहो तो उससे ज़्यादा पावरफुल मशीन बना सकते हो जो पहले बन रही थी। ये इसका एक मेजर एडवांटेज होता है। ठीक है, सो दिस इज इट, दिस इज ऑल अबाउट द सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। आई होप ये वाला पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। बाकी का कुछ डिटेल और है जो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने के समय देखेंगे, यानी कि कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, आज की क्लास का आखिरी टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है? देखो, क्योंकि आप बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर पढ़ रहे हो इस चीज को, इसलिए मैं इतना ही बताऊंगा जितना बेसिक्स में काम का है। जब मैं यही टॉपिक पूरा मशीन में पढ़ाऊंगा ना आपको, प्रॉपर जब टिपिकल मशीन पढ़ रहे होंगे हम लोग, इलेक्ट्रिकल मशीन, उसके अंदर, तो ये टॉपिक समझ लो कि एक या दो लेक्चर तक जाता है पूरा, बहुत डिटेल में जाना होता है इसमें। खैर, व्हाट इज आर्मेचर रिएक्शन? देखो, आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, इस फिनोमिना को समझने के लिए एक छोटा सा सेटअप दिखाता हूं आपको। अभी कुछ लिखना नहीं, बस इसको समझने की कोशिश करना आप लोग। अभी हमको पता है कि नॉर्मली हमारा जो डीसी मशीन है उसमें अगर ये दो पोल्स की मशीन है तो नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को आमने सामने फेस कर रहे हैं। ठीक, और इसके अलावा यहां पर हम लोग सेट ऑफ कंडक्टर जो है उनको रोटेट करवा रहे हैं। समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा यहां से रोटेशन क्रिएट करवा रहे हैं। मान लो एक सिंगल टर्न का कंडक्टर है, उसको हम लोग यहां पे रोटेट करवाने वाले हैं। यहां पे हमारे पास स्प्लिट रिंग अरेंजमेंट है। ठीक है, और देन आफ्टर यहां से कार्बन ब्रशेस कनेक्टेड है, और कार्बन ब्रशेस के बाहर से हम लोग कॉन्टैक्ट के हेल्प से आउटपुट ले रहे हैं। ऐसे ही कुछ अरेंजमेंट है नॉर्मली मशीन का। इस अरेंजमेंट के अंदर एक बात बहुत कॉमन है कि यहां से ना जो फील्ड फ्लक्स है उसकी डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में अलाइंड है प्रॉपर। तो नॉर्थ से साउथ की दिशा में ये फील्ड फ्लक्स पूरे अलाइंड है। तो ये पॉइंट भी हमको क्लियर है। आर्मेचर रिएक्शन का सीन कब बनता है? मान लो कि यहां से फील्ड फ्लक्स जा रहा है, फाई एफ लिख देता हूं। ठीक, पूरा खेल इस मशीन के अंदर फील्ड फ्लक्स ही कर रहा है, सब कुछ फील्ड फ्लक्स की वजह से हो रहा है। आप चाहे सीरीज फील्ड लगा रहे हो, शंट फील्ड लगा रहे हो, इन ऑल द केसेस यू हैव सीन कि जनरेटेड ईएमएफ के ऊपर पूरा इंपैक्ट किसकी वजह से है? फील्ड फ्लक्स की वजह से है। तो हमको पता है कि ईजी जो होता है हम लोग लिखते हैं फाई जेड एन पी अपॉन 60A, और वी से कि ईजी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू एन। और फाई क्या है? यहाँ फाई जो है दैट इज फाई एस ई, या सीरीज है तो, शंट है तो फाई एस एच, और इन जनरल फाई एफ लिख दो आप, कि फील्ड वाइंडिंग में जो फ्लक्स बन रहा है वही हमारा फाई है, और उसके बढ़ने से ईजी बढ़ेगा। यहां तक बात समझ आती है। ठीक है, जनरेटर पढ़ रहे हैं हम लोग। अब होता क्या है कि जब इसका रोटेशन शुरू होता है तो क्या होगा? है तो जनरेटर, तो प्राइम मूवर से आप इसको रोटेट करवाओगे। ठीक है, यहां से प्राइम मूवर लगी होगी, वो उसको घुमाएगी। जब ये घूमना शुरू करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा यहाँ से, जो फील्ड फ्लक्स के साथ जो फील्ड फ्लक्स के साथ कंडक्टर कट हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। एक और फिनोमिना होगा यहाँ पे। क्या फिनोमिना होगा? देखो, अगर आप इस जनरेटर को नो लोड कंडीशन पे रन कर रहे हो तब तो दिक्कत नहीं है, सर्किट डायग्राम से समझिए। मान लीजिए कि आप इस जनरेटर को नो लोड कंडीशन पे रन कर रहे हैं ना, आपके पास यहाँ पे कोई लोड नहीं कनेक्टेड है, कोई लोड कनेक्टेड नहीं, और यहाँ पे हमारा जनरेटर लगा हुआ है। लाइक दिस। और यहाँ पर हम लोग फील्ड वाइंडिंग शो कर लेते हैं। लेट से यहाँ पे आर ए, आर्मेचर से निकलने वाली करंट आई ए, लेट दिस बी आर एस ई, यहाँ से है जनरेटेड ईएमएफ, आउटपुट में हमारे पास वी टी बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, और यहाँ से आने वाली करंट है आई एल। ठीक है, ये वही हमारा बेसिक सेटअप है मशीन का।
सीरीज शंट कुछ भी लगा सकते हो। आपको लग रहा है कि नहीं सर ने सीरीज क्यों बनाया, सर शंट बना के दिखाइए, शंट से बना लो, फर्क नहीं पड़ता। मेन जो ये टॉपिक है ना, ये इसका इम्पैक्ट समझना ज्यादा जरूरी है। चलो शंट से भी बना के देख लेते हैं। मान लिया कि यहां पर शंट रेजिस्टेंस है RSH। शंट लगाने से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा बल्कि, और देखते हैं अब हो क्या रहा है। एट नो लोड, मान लो ये मशीन को नो लोड पे मैं चला रहा हूं, तो क्या होगा, ISH की वैल्यू और IL की वैल्यू का क्या सीन होगा। यहां से देखो जितनी भी आर्मेचर करंट बनेगी पूरी की पूरी ISH में RSH में जाएगी, मतलब शंट फील्ड वाइंडिंग करंट जो है इसकी वैल्यू आर्मेचर करंट के बराबर होगी। IA विल बी इक्वल टू ISH, या उल्टा बोल लो कि ISH विल बी इक्वल टू IA, ISH IA के बराबर होगा। जितनी आर्मेचर में करंट बनी पूरी की पूरी कहां पहुंची, शंट में रहेगी। ठीक है, मुझे बताना IA की वैल्यू हाई रहेगी या लो रहेगी। यहाँ पे लोड तो कनेक्टेड ही नहीं है। अगर लोड कनेक्टेड नहीं है तो मेजर अमाउंट में करंट जो है वो जा रही है RSH के पास। ठीक है, IA क्यों स्मॉल रहेगा, यहाँ पे IA जो है वो स्मॉल रहेगा, क्यों, here IA will be small here IA will be small, लोड कुछ कनेक्टेड है नहीं। आप सोचोगे कि यहां से तो सर शंट में तो ज्यादा करंट जा रही है, देखो लोड ही नहीं कनेक्टेड है ना, तो लोड का डिमांड नहीं है, IL इंक्रीज नहीं हुआ है। IL नहीं इंक्रीज हुआ तो IA नहीं इंक्रीज होगा, और IA नहीं इंक्रीज होगा तो इन दैट केस IA की वैल्यू स्मॉल है, और IA स्मॉल होने से phi A will be also be small। ये फ्लक्स के बारे में तो हम लोग बात ही नहीं किया अभी तक। अभी तक कहीं पे भी हम लोगों ने phi A के बारे में बात नहीं किया। हम लोगों ने हर बार ये बोला कि आर्मेचर से बन के निकलने वाली करंट इंड्यूस्ड करंट IA। व्हाट अबाउट phi A, क्यों इसके बारे में बात करना जरूरी है वो बताता हूं। अभी तक जितना केस पड़ा मेजरली नो लोड का कंडीशन आप लोगों ने देखा। ये बताइए कि अगर कोई सेट ऑफ कंडक्टर है उसके अंदर से करंट फ्लो हो रही है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा उसमें। इस डायग्राम पे आइए, हम लोगों ने यहां तक ये समझ लिया कि इसमें से करंट फ्लो हो रही होगी, है ना, यहां से करंट आ रही है ऐसे कुछ, इस सेगमेंट से करंट बाहर निकल रही है और यहां से अंदर एंटर कर रही है। जनरेटर है ना, जनरेट कर रहा होगा, तो यहां से IA करंट जा रही है ना, इसमें से इंड्यूस्ड करंट IA। ठीक है, अगर इस कंडक्टर से इंड्यूस्ड करंट जा रही है तो आप सबको पता है ऑस्टर्स रूल से भी आप लोगों ने समझा हुआ है और फराडे के नियम के हिसाब से भी समझा हुआ है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो डेफिनेटली वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर बनी हुई है तो वो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट भी करेगी, और एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ जब इंटरेक्ट करेगी तो कुछ ना कुछ फोर्स क्रिएट करेगी। उस फोर्स की वजह से आपको वहां पे वो मोशन दिखाने की कोशिश करेगी या आउटपुट देने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो ये जो एग्जिस्टिंग फील्ड है ये अपनी कॉज को अपोज भी करेगी। तो IA के कारण क्या बना, phi A बना, और phi A अपनी कॉज को अपोज करेगा ऑन द बेसिस ऑफ लेंस लॉ। ठीक, कॉज क्या है इसका, इसका कॉज ही तो ये फील्ड है, फील्ड की वजह से ही तो IA बना है यहाँ पे, और IA की वजह से phi A बना है। तो phi A किसको अपोज करेगा, phi F को अपोज करेगा ऑन द बेसिस ऑफ लेंस लॉ। तो आर्मेचर में बनने वाला फ्लक्स शंट फील्ड के या सीरीज फील्ड के, जो भी तरीके से आप फील्ड प्रोवाइड करो, फील्ड की वजह से ही तो आर्मेचर करंट आई है ना, और आर्मेचर करंट की वजह से phi A है। तो phi A किसको अपोज करेगा, हमेशा अपने फील्ड फ्लक्स को अपोज करेगा। यही phi A आर्मेचर रिएक्शन क्रिएट करवाता है। ये आर्मेचर का रिएक्शन दिखाता है कि हम जो इसको रन करा के EMF इंड्यूस करवा रहे हैं इससे एक रिएक्शन भी आ रहा है जो हमारी फील्ड फ्लक्स के उल्टे दिशा में काम कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ लेंस लॉ। दैट इज योर आर्मेचर रिएक्शन, इसी को आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये फंडा समझ गए ना पूरा का पूरा, अब सिर्फ लिखना बचा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे ये बोला पहला कंडीशन कि जब नो लोड केस लिए तो नो लोड में ना IA की वैल्यू बहुत स्मॉल है, वहां चिंता की बात नहीं है, वहां phi A भी बहुत छोटा है, तो phi A विल ऑल्सो बी स्मॉल। thus very less opposition offered to phi SH। ठीक है, बट ऑन
ऑन लोड पर क्या होगा, इसी सर्किट को लोड की कंडीशन के लिए जरा स्टडी करिए। अब मान लीजिए मैं यहां से लोड कनेक्ट कर देता हूं, लोड करंट ड्रॉ करने की कोशिश करेगा, है ना, लोड यहां से करंट डिमांड करेगा, IL की वैल्यू आएगी, और मुझे पता है कि अगर मैं यहां से लोड कनेक्ट कर दूं, लेट्स से RL, ठीक है, ये लोड कनेक्ट कर दिया, अब क्या जाएगा, IL भी जाएगा ना यहां से, तो लिखूंगा व्हेन लोड इज कनेक्टेड देन, अब यहां से IA क्या हो गया, IA इज इक्वल टू ISH प्लस IL। IL ज्यादा करंट डिमांड करेगा तो IL की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, IL की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो IA increases, therefore phi A increases, therefore more opposition is offered to field flux। तो आर्मेचर रिएक्शन के बारे में क्वेश्चन आता है कि आर्मेचर रिएक्शन ज्यादा उसका आर्मेचर रिएक्शन का ज्यादा इफेक्ट कब देखने को मिलेगा, जब मशीन लोडेड कंडीशन पे होगी कि नो लोड कंडीशन पे होगी। तो इसका आंसर आपके सामने अभी इसी छोटे से एनालिसिस के अंदर मिल गया है कि जब भी मशीन को ऑन लोड आप शुरू करोगे तो हमेशा देखो, जब जब आर्मेचर करंट बढ़ेगी ना तब तब आर्मेचर का फ्लक्स भी बढ़ेगा, और आर्मेचर का फ्लक्स ही दुश्मन है, आर्मेचर का फ्लक्स ही फील्ड फ्लक्स को अपोज कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ लेंज लॉ। अब इसकी थ्योरी लिखवा देता हूं मैं आप लोग को, ठीक है। तो आर्मेचर फ्लक्स जब जब इंक्रीज होगी फील्ड को अपोज करेगा, फील्ड को अपोज करेगा तो वही डिफरेंशियल जैसा सीन करेगा, वो जैसे डिफरेंशियल में फील्ड फ्लक्स को कम करता है। डिफरेंशियली कंपाउंड मशीन पढ़े थे ना हम लोग, तो उसमें क्या समझ में आया था, फील्ड फ्लक्स रिड्यूस हो रही थी, क्यों, क्योंकि शंट फील्ड जितनी जितनी फ्लक्स बना रहा था, सीरीज फील्ड से बनने वाला फ्लक्स उसके उल्टे दिशा में काम कर रहा था, ठीक है। वहां रीजन कुछ और था, यहाँ रीजन कुछ और है, बट इफेक्ट उसी के जैसा हो रहा है। तो ओवरऑल फ्लक्स यहाँ पे घटती चली जाएगी, रिड्यूस होने लग जाएगी, किसकी वजह से, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से। इसी फंडामेंटल को, इसी फिनोमिना को हम लोग आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं कि ये आर्मेचर की तरफ से आने वाला रिएक्शन है, जो हम EMF इंड्यूस करवा रहे हैं तो आर्मेचर उसके उल्टे दिशा में काम कर रहा है, अपोज कर रहा है, ठीक। तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया आपको, लोड का कंडीशन, ठीक है। तो लिखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। सो व्हाट इज एन आर्मेचर रिएक्शन, कोई पूछा तो, व्हाट इज अ आर्मेचर रिएक्शन, लिखेंगे व्हेन the generator coils are when the generator coils are rotated within field, then EMF is induced this causes induced current from armature IA. This IA causes armature flux phi A, which on the basis of Lenz law opposes its cause, which is, that is phi F, यानी कि फील्ड वाइंडिंग फ्लक्स,
ड्यू टू विच इट हैज़ बिन क्रिएटेड। तो फील्ड वाइंडिंग फ्लक्स ही इसका रीजन है जो क्रिएट किया है इस फ्लक्स को, किसको, आर्मेचर फ्लक्स को। तो जैसे जैसे आर्मेचर करंट बढ़ेगी वैसे वैसे आर्मेचर फ्लक्स इंक्रीज होगा, आर्मेचर फ्लक्स इंक्रीज होगा तो लेंज लॉ के बेसिस पे वो अपोज करेगा अपनी कॉज को, एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज, दिस इफेक्ट इज नोन एज, दिस इफेक्ट इज नोन एज आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन डीसी मशीन्स के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो डीसी मशीन्स के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से लगभग 10% रिडक्शन इन फ्लक्स तो आता ही है ऑन एन एवरेज। अगर हम लोग देखें इन जनरल तो आर्मेचर रिएक्शन जो है ना वो नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर को रिड्यूस कर देता है बाई ऑलमोस्ट 10%। 10% का रिडक्शन किसी भी डायनामिक मशीन के लिए बहुत बड़ा रिडक्शन होता है, बहुत बड़ा, ठीक है, जिसकी वजह से ईजी फॉल हो जाएगा, और ईजी फॉल हो जाएगा तो लोड को मिलने वाला करंट क्या हो जाएगा, दैट विल ऑल्सो रिड्यूस। लोड को जो करंट मिल रहा है ये रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे, और ये कब हो रहा है, जब हम लोडेड कंडीशन में मशीन को रन करा रहे हैं तो जब भी मशीन हमारी ऑन लोड कंडीशन पे आई, नो लोड पे नहीं, ऑन लोड कंडीशन पे आएगी तो आर्मेचर रिएक्शन बढ़ेगा, नो लोड पे आएगी तो आर्मेचर रिएक्शन कम हो जाएगा वहां पे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है। तो जैसे जैसे मशीन को लोडेड कंडीशन पे लाओगे आर्मेचर रिएक्शन की वजह से होने वाले लॉसेस इंक्रीज होंगे, ठीक है। ये पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि इसी को कैरेक्टरिस्टिक्स में शो करूंगा मैं आपको अगली क्लास में, ठीक है। तो लिख देता हूं, एज लोड इज इंक्रीज्ड does AR मतलब आर्मेचर रिएक्शन शॉर्ट में लिखा है, ऑल्सो इंक्रीजेस, आर्मेचर रिएक्शन भी इंक्रीज होगा, ठीक है। अब आर्मेचर रिएक्शन कितने टाइप का होता है वो लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, टाइप्स ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन डीसी मशीन्स में दो ही टाइप का पढ़िएगा, डीसी मशीन्स के अंदर दो टाइप का आर्मेचर रिएक्शन देखेंगे, एक होता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और दूसरा होता है डीमैग्नेटाइजिंग, ठीक। फर्स्ट इज क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। इसके बारे में बहुत ज्यादा थ्योरी लिखने की नीड नहीं है, बट थोड़ा सा समझ लीजिए इसको। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग का मतलब यह है कि आपकी फील्ड फ्लक्स कुछ ऐसे काम कर रही है इस डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फ्लक्स, ये किसका डायरेक्शन है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फ्लक्स, फाई, ठीक है। अब फील्ड फ्लक्स अगर ऐसा है तो आर्मेचर से बनने वाला फ्लक्स इससे 90 डिग्री में काम कर रहा है, फाई है। इसका रिजल्ट क्या निकल के आया, इसका रिजल्ट कैसा बनता है ये देखते हैं। फील्ड में डिस्टॉर्शन दिखेगा आपको, आउटपुट ऐसा डिस्टॉर्टेड मिलेगा। अब समझे इस चीज को कि क्या हो रहा है। ये इसका रिजल्ट है, क्या होता है ये, इट इज डिस्टॉर्टेड फ्लक्स आउटपुट। इसके डिस्टॉर्शन को समझने के लिए आपको जीएनए और एमएनए का कंसेप्ट को थोड़ा डिटेल में समझना होगा, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक मैंने आपको न्यूट्रल पॉइंट के फॉर्म में आपको बताया हुआ था कि न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है ना, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस एमएनए बताया हुआ था। ऐसे ही जीएनए पढ़ेंगे हम लोग, जब वो पूरा डिटेल में जब आप समझ जाओगे तब इसके डिस्टॉर्शन के असर को देख पाओगे कि वो कैसे एक्चुअल में अफेक्ट कर रहा है मशीन को। बट क्योंकि फर्स्ट ईयर में हो आप, तो इसलिए फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल के अकॉर्डिंग इतने डेप्थ में जाने की नीड नहीं है। अगर आपकी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में उतने डेप्थ में चीज़ें होंगी तो मुझे बताइएगा। वैसे मैंने जितने मेजर यूनिवर्सिटीज़ में जितना देखा हुआ है तो इतना डिटेल में भी नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। तो डिस्टॉर्टेड फ्लक्स आउटपुट अगर मिल रहा है तो दैट इज नोन एज क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, ठीक है। कि फाई ए 90 डिग्री पे एक्ट कर रहा है, क्या लिखोगे हियर, फाई ए इज
परपेंडिकुलर टू फाई एफ, तो इसका रिजल्ट क्या आया? इसका रिजल्ट आया डिस्टॉर्टेड फ्लक्स आउटपुट, डिस्टॉर्टेड फ्लक्स आउटपुट। ठीक है, और दूसरा इसका जो टाइप होता है सेकंड एंड लास्ट आज का टॉपिक बस यही है, इट इज डीमैग्नेटाइजिंग। डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन, ये क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। डीमैग्नेटाइजिंग का असर देखिए कैसा होता है कि अगर आपकी फील्ड फ्लक्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर फील्ड फ्लक्स, ठीक है, तो आर्मेचर रिएक्शन ठीक इसके उल्टे दिशा में काम कर रहा होगा, मतलब इस जो मैग्नेटिक फील्ड ये बना रहा है उसको डायरेक्टली अपोज करेगा आर्मेचर फ्लक्स। इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फ्लक्स देन एग्जैक्टली अपोजिट विल बी दैट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स। तो ये इफेक्ट क्या बनेगा? डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, मतलब आर्मेचर फ्लक्स डायरेक्टली रिड्यूस कर रही है। डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन। एक होता है मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन, जहां आर्मेचर रिएक्शन की वजह से ना फील्ड और ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है और मैग्नेटाइजेशन बढ़ता है वहां पे, बट वो डीसी मशीनों में नहीं होता है। तो आगे चल के जब पढ़ेंगे दूसरी मशीनों के बारे में तो वहां मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो लिखेंगे हियर फाई ए एक्ट्स एट 180 डिग्री from phi f, thus it opposes the field flux। ठीक है, so this effect is known as demagnetizing आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, तो ये इसका इफेक्ट हो गया। डीमैग्नेटाइजेशन मतलब ऑब्वियस सी बात है कि फील्ड फ्लक्स रिड्यूस हो रही है। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग मतलब कि फ्लक्स सेम है लेकिन डिस्टॉर्टेड है, फ्लक्स जो है उसकी मैग्नीट्यूड में चेंजेस नहीं होगा, बस डिस्टॉर्शन होगा, डिस्टॉर्टेड फॉर्म में फ्लक्स अवेलेबल रहेगी। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट आर्मेचर रिएक्शन फॉर नाउ। तो हम लोगों ने अब सारे के सारे टॉपिक्स अपने कवर कर लिए जो आज प्लान किया हुआ था। तो ये लेक्चर को अब यहाँ पर एंड करते हैं, लेकिन अब इससे एक फायदा होगा कि जब अगला लेक्चर आप पढ़ेंगे सारी चीज समझ में आएगी। जब मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनवाऊंगा तो कैरेक्टरिस्टिक से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 7 मार्क्स, 10 मार्क्स, 14 मार्क्स का, तो मजा आएगा पढ़ने में आपको। आई होप आज जितना भी कुछ मैंने पढ़ा है आपको प्रॉपर वे में समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से अब नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टे ट्यून्ड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही इंटरेस्टिंग और कंसेप्चुअल लेक्चर्स और आपके लिए आने वाले हैं। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद।